डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम मिश्रा जी से हम बात करेंगे देश विदेश की। स्वागत कर रहा हूं उनका और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घूमता आईना को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो अनुपम जी, आजकल तो आपके यहाँ तो हलाल हलाला, दिए का जलना, दिए के जलाने वाले दूसरों को भी जला सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है? और उधर जो है वो तेजस्वी के ऊपर सीधे जाके बुर्का लेके हमला कर रहे हैं। मतलब ये बिहार का चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है? देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं कभी नहीं, जैसे जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है तो अक्सर लोग कहते हैं सेमीफाइनल हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल्स के तौर पे मन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं, नेता अलग होते हैं, माहौल अलग होता है। लेकिन आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल हो रहा है। इसका कारण समझ लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका जो मुख्य वोट बैंक है क्या है? मुस्लिम यादव, और जिसमें यादव 14% है, 14.5% है। अब ऐसा तेजस्वी यादव है, ऐसा उनकी जो 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 तेजस्वी यादव ने जो जनगणना की, जो तेजस्वी यादव ने जनगणना की, वो अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने कितने यादवों को टिकट दिया, वो सामने 38% यादवों को टिकट दे दिया, तो अब 2.5 गुना ज्यादा दे दिया। अच्छा, दूसरी बात सुने, अगर यहां पे अखिलेश यादव का मुख्य वोट बैंक क्या है? मुस्लिम यादव। अखिलेश यादव को एक बात परेशान ये कर रही है कि अगर 14% यादव लेकर माई कॉम्बिनेशन बिहार में नहीं चला तो 8% 7% यादव लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगा? इसलिए अखिलेश यादव का बहुत कुछ दांव पर है बिहार में, और इसी के चलते उन्होंने बुर्के वाली कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। चुनाव हो रहा बिहार में, बुर्का बुर्का चिल्ला रहे हैं अखिलेश। क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? इसलिए चिल्ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि साहब अगर बिहार में MY कॉम्बिनेशन फेल कर गया, जहां पे क्लेम किया जाता है कि 14% से ज्यादा यादव हैं, तो उत्तर प्रदेश जहां पे 8% से भी कम यादव हैं, वहां पे क्या हाल होगा? वो इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं। अगर जैसे कि अभी तक माहौल बन रहा है और यहाँ पे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो आप माने कि अखिलेश यादव लड़ाई 25% बिना लड़ाई हार गए। 2027 की लड़ाई 2025 में हार गए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरे, अखिलेश यादव को आज, पहले इनके साथ बड़ी एक चर्चा होती थी कि भाई अखिलेश यादव कहाँ गायब रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो जब वो नेता विपक्ष बने, नेता विपक्ष बन के विधानसभा में आए, अब वहां पे उनकी योगी से भिड़ंत हो गई। अब जब उसमें आपने देखा कि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो योगी ने तो यहां तक कह दिया, तो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, तुम क्या हमें ज्ञान दे रहे हो? तो उसके बाद उनको समझ आया कि विधानसभा हमारे लिए बहुत सेफ एरिया नहीं है, तो वो वापस संसद में चले गए। मेरी बात सुने, तो वो वापस संसद में चले गए। लेकिन अभी आज मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है? समाजवादी पार्टी का माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे को कितने लोग जान रहे हैं कि नेता विपक्ष है? क्योंकि अखिलेश यादव, मैं तो जान रहा हूं ना, आप भी जान रहे हैं। नहीं सुने ना, देखिए हमारा धंधा है, हमारा पेशा है ये काम करना भाई, पत्रकारिता है ये।
हमें हमारा जानना मेरा पेशा है, मैं नहीं जानू कैसे होगा। लेकिन आम आदमी माता प्रसाद पांडे को नहीं जान रहा है। माता प्रसाद पांडे को सिर्फ एक बार सामने आए जब उनको संभल में एक फर्जी डेलीगेशन के साथ भेजा गया, जहां जाकर उन्होंने कह दिया कि साहब पूरा संभल वक्फ का है, उनके खिलाफ FIR भी हो गई, लौटा है, तो फिर खत्म हो गया। तो वहां ऐसे मौकों पे, ऐसे सुसाइड मिशन पे माता प्रसाद पांडे को भेजा जाता है। बाकी समय नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कैमरे के सामने ना आते। उनको अब इसमें आनंद आने लगा है, क्योंकि अब सत्ता नहीं है तो इसी के बहाने सत्ता टटोल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जब आप रोज बोलेंगे इस तरह आकर कैमरे के खिलाफ, कैमरे के सामने बेलौस, तो कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकलना है। तो लोगों ने कहा कि भाई अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में मैं कहता हूं कि साहब इनकी नीयत और नीति दोनों समझ ले। नीयत इनकी ये है कि भाजपा को हराना है, और नीति ये है कि भाजपा से जुड़े हुए हर चीज को मुझको ध्वस्त करना है। तो कुंभ को गाली देनी है, रामचरितमानस को फाड़ना है, राम मंदिर का बहिष्कार करना है, मठों को माफिया बताना है, और दिवाली को भी रन डाउन करना है, कह देना कि दिया ही नहीं जलाएंगे, दिवाली को क्रिसमस बना देंगे। चूंकि वहां पे एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आपने अयोध्या में देखा क्या जबरदस्त दीपोत्सव, कह रहे पैसे की बर्बादी, हमें आने दो, देखो दिवाली को हम क्रिसमस बना के दिखाएंगे। अब बोल गए, अब बोलते ही साहब हंगामा हो गया। हंगामा भी किस, राजभर समाचार कुम्हार समाज से आया, और उन्होंने कहा बताइए साहब ये तो दियो, अब उसके तुरंत ये तो दिए ही नहीं जलाने दे रहे हैं। तो उसके तुरंत बाद इन्होंने एक लंबा सा ट्वीट किया कि इन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर सारे दिए खरीद लेंगे, इतने खरीद लेंगे कि कुम्हारों के घरों में महीनों दिवाली चलेगी। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो IT सेल के लोग लगा दिए गए, फिर भी बात नहीं बनी तो राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता घूम घूम कर बताने लगे कि अखिलेश यादव को गलत समझा गया, तब भी बात नहीं बनी। तो अखिलेश यादव ने हाथ में दिया लेकर एक फोटो सेशन कराया। वो फोटो अगर हो सके तो दिखा दीजिएगा। तो उन्होंने, तो मतलब आप सुने साहब, मतलब वो एक मतलब आप 1 मिनट की ऐसी बात आपके मुंह से निकली कि अब उसको झाड़ते फूकते इतना समय हो गया, पर बात है कि बनने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, ये सब चल ही रहा था, कल तक समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप में एक अश्लील मैसेज और ब्लू फिल्म तैरने लगी और ऑडियो रिकॉर्डिंग तैरने लगी, उसको लेकर अलग बवाल हो गया। तो अब उस पर झाड़ने फूकने की नौबत आ गई। तो अब ठीक है, हो रहा है। किसकी चलने लगी? वो ऐसे ही किसी ने डाल दी ना। मैंने कहा ना कि भाई आप लोगों को अपना सोशल मीडिया ग्रुप शाम को 7 बजे ब्लॉक कर देना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप 7 बजे के बाद किसी को पोस्ट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप चलाते रहे तो लोगों ने उसमें ये सब उटपटांग डालना शुरू कर दिया। नहीं तो वो तो उनकी थी ना, वो पंजाब वालों की। वो अलग थी भगवंत मान वाली। ये समाजवादी पार्टी का जो उनका सोशल मीडिया ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसकी बात हो रही है। मैं दिखाता हूं आपको अगर मुझे मिलता है तो। उसको मैंने ट्वीट भी किया है, आज मैंने उसे ट्वीट किया है, ये देखें आप। दैनिक जागरण की खबर है। समाजवादी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल। इसको ट्वीट किया आज मैंने। तो जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता हर तरफ से। तो इस समय ऐसा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। तो नहीं, लेकिन फिर वो एक हमने ये भी देखा कि साहब योगी जी का बड़ा बयान आया और उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से पूरा हलाल की ऐसी तैसी कर दी। हलाल की जगह लोग जो है वो हलाला बोलने लगे। हलाल और हलाला में अंतर नहीं जानते लोग, बताइए कैसे होगा? आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर 2023 में योगी ने उत्तर प्रदेश में सारे हलाल प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बैन किए थे, बल्कि ये भी कहा था जिस दुकान में कोई हलाल प्रोडक्ट पाया गया दुकानदार गिरफ्तार हो जाएगा। 9 बड़ी कंपनीज के खिलाफ FIR हुई थी, 1 दर्जन दुकानदार गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बंद हो गए। तो जमायते उलेमा हिंद चली गई सुप्रीम कोर्ट। वहां पे साहब पहले तो जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टीन मैसी की बेंच थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल पहले। तो उसमें तुषार, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, ये खड़े हुए। तो कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड ये भी तो देखें ना
आखिर क्या करें हम? यहाँ पे सरिया, बेसन और सीमेंट भी हलाल हो गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती? सरिया, बेसन और सीमेंट कैसे हलाल हो? बहरहाल वो मुकदमा इस मार्च में भी लगा था और अभी भी पेंडिंग है। गवाई साहब तो रिटायर हो रहे हैं अगले महीने। अब जब तक वो उसमें हड़बड़ी में कोई आदेश ना दे दे, मैं नहीं जानता, वरना अब ये अगली बेंच इस मामले को सुनेगी। आजकल तो कहाँ हड़बड़ी में, आजकल तो बड़ा मुसीबत कर रखी है। बताइए, हमारे लोकपाल वालों को भी घसीट लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी उसी में घसीटा जा रहा है। बीएमडब्ल्यू में नहीं चल सकते सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्या बात है। नहीं साहब, वो रोल्स रॉयस बना के चले, उसको कोई क्या किया जाए, लेकिन लोकपाल ये जरूर बताए कि 2019 से 25 तक उन्होंने किया क्या है, व्हाट हैव दे डन। आम आदमी को तो ये भी नहीं मालूम कि लोकपाल जैसी कोई संस्था इसमें काम भी कर रही। पहली बार चर्चा में आए, पहली बार। और किस लिए आए? कि साथ के साथ लोग बीएमडब्ल्यू मांग रहे। लोकपाल पहली बार चर्चा में है क्योंकि उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो बीएमडब्ल्यू यूज करते हैं। अरे भाई, खानविलकर साहब तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड ही है ना। खानविलकर साहब, वहां पे जो 7 लोग हैं उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, 2 सिविल इंजीनियर है, 1 एमबीए। ये लोकपाल का कॉन्स्टिट्यूशन। उनका प्रोटोकॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। तो ठीक है, फिर दीजिए बीएमडब्ल्यू। ये मैं पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ सर, पर्सनल नॉलेज। तो बड़े सोशल मीडिया बड़ा जाती करता है। मेरा संजय से एक चीज मानना है, और मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, और ये मैं यूट्यूब वाली बात नहीं, चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी से कनेक्टेड रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, एंड आई वुड लाइक योर व्यू ऑन दिस। मेरा अपना मानना है, जैसे हमारे यहाँ तमाम कानून बने, मैं कहता था कि इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में हर दंड का, हर काम का, हर चीज का प्राविधान है। जितने आपने स्पेशल एक्ट बनाए, दहेज एक्ट बनाया, दुरुपयोग हुआ, SC/ST एक्ट बनाया, दुरुपयोग हुआ, रेप के लिए अलग कानून बनाया, दुरुपयोग हुआ, 5-5 साल लोग साथ रह के रेप का वो चार्ज लगा दे रहे हैं। जब भी आपने कोई स्पेशल एक्ट बनाया, उसका दुरुपयोग हुआ। मुझे लगता है आईपीसी में किसी भी एडिशनल एक्ट की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार जो काम हमारा सीएजी कर रहा है, बखूबी कर रहा है, नेहरू जी के जीप घोटाले से लेके, राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले से लेके, सोनिया गांधी के 2G 3 तक बहुत अच्छा काम किया सीएजी ने। हाँ, उसके लिए लोकपाल की आवश्यकता थी कहां? तो जब भी आप कोई स्पेशल बॉडी, स्पेशल एक्ट लाएंगे तो इस देश में वो मिसयूज होगा। And I said I want your लेकिन view on हम this. थोड़ा विषयांतर कर गए। विषय था योगी जी का एक लंबा चौड़ा वक्तव्य आया दीपावली के समय पे। उसमें उन्होंने हलाल की बात तो कही है, लेकिन जो हलाल जिस संदर्भ में कहा वो राजनीतिक इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम के संबंध में कहा, और वो उपनिवेशवाद के संबंध में कि साहब आप जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात कर लेते हैं, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की बात कर लेते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो उपनिवेशवाद है उसकी बात नहीं करते। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा जबरदस्त स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिलीप मंडल बैठे हुए। देखिए, योगी ने, दिलीप मंडल ने बाय द वे मुझे ब्लॉक कर दिया। चलिए, गुड रिडेंस। आपको भी थोड़ा वो रहेगा। नहीं, मैं बड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेरा काफी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता था उसकी बेवकूफी भरी बातों को। बड़ा तसल्ली मिलती थी कि भाई इतने बड़े प्रोफेसर की बातों को हम फैक्चुअली फैक्ट चेक कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि उसने वो आनंद जो है हमारा गड़बड़ कर दिया। कोई हम दूसरा रास्ता निकालें। दिलीप मंडल को रोज 1 दर्जन बार 2 दर्जन लोग झूठा ठहराते हैं, साबित करते हैं। दिलीप मंडल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार, मैं बताता हूँ, पड़ा है, सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं। उसकी जो आप अगर चेक करें, आप महीने भर पहले जब ये मोहन यादव वाली और ये आपकी जूते वाली कंट्रोवर्सी से पहले, तो जो उसको जो इंटरेक्शन जो मिलते थे ना, उसके आधे भी नहीं रहे। नहीं, दिलीप मंडल के इंटरेक्शंस तो उस समय भी कम हो गए जब ही क्रॉस्ड ओवर।
उनको ज्यादा पसंद तब किया जाता था जब वो सवर्णों को, ब्राह्मणों को, भाजपा को, आरएसएस को, मोदी को गाली देते थे। अब जब से उनकी भाई अब वो कहते हैं ना कि गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो अब भाई पैसा ले रहे हो सरकार से, तो अब तुमको तो चारा भाट की भूमिका निभानी है, तो जाहिर सी बात है उनकी फॉलोइंग थोड़ी सी कम हो गई। कमिंग बैक टू बहुत कम योगी हो गई। आदित्यनाथ, मैं तो महीने भर हाँ, की मैं बता रहा हूँ, इस 1 महीने में जो है वो आधे से कम हो गई। योगी जी ने और थोड़े दिनों मूलतः में जो अगर यही स्थिति रही तो फिर भारत सरकार के पास उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, फिर वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंके जाएंगे। हाँ, ये दिलीप मंडल के लिए चिंता की बात है कि जिस कार्य विशेष से वो आए। अब दिक्कत क्या है कि राइट विंगर्स वो उन पे भरोसा नहीं है, लेफ्ट विंगर्स पे उन पे भरोसा उड़ गया, तो वो तो पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गए ना। जिनके पक्ष में वो लिख रहे हैं उनको उन पे भरोसा नहीं है, जिनके पक्ष में वो लिखते थे उनसे भरोसा उनका उड़ गया, तो वो तो कहीं के नहीं रहे साहब। मैं योगी की बात कर रहा था। योगी ने हलाल की इकोनॉमी को 3 चीजों से जोड़ा। मैं कल भी अपने चैनल पे ये बात कह रहा था, तीनों चीजें एक एक करके देख लें। उन्होंने कहा इससे आतंकवाद फैलता है। हलाल का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देने वाला ट्रस्ट जमाते उलेमा हिंद है। जमाते उलेमा हिंद ने ऐसा कोई आतंकवादी नहीं होगा जिसका मुकदमा ना लड़ा हो, हेंस प्रूव्ड। दूसरा उन्होंने कहा इससे धर्मांतरण होता है। जमात ने तबलीगी जमात का मुकदमा लड़ा, तबलीगी जमात जिसका घोषित उद्देश्य धर्मांतरण है, उसका मुकदमा लड़ा, हेंस प्रूव्ड अगेन। उन्होंने तीसरा कहा इससे लव जिहाद फैलता है। जमात ने लव जिहादियों का मुकदमा लड़ा। तो एक बॉडी है जो इन आतंकवादियों के, लव जिहादियों को, धर्मांतरण करने वालों के मुकदमे लड़ रही है, उस बॉडी को हलाल का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। योगी ने गलत किया। खैर तीनों कई पॉइंट तो बॉडीज अपने तो आप वो से, आपके हमारे क्या बोलते हैं, एपीडा वगैरह तो कहती हैं कि साहब की वही सर्टिफिकेट चलेगा एक्सपोर्ट में, खाली जमातुल इस्लामी का, बाकी का चलेगा भी नहीं। ये बेसिकली इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की का फैलाया हुआ षड्यंत्र है। और पहले तो ये सब था नहीं साहब। और मजेदार बात तो ये है कि मुझे भी कोई बता रहा था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो माना जाता पाकिस्तान से आ रहा है तो हलाल ही होगा, पाकिस्तान से आ रहा है। अच्छा चलिए थोड़ा सा बिहार की बात कर लेंगे। बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी को क्या हुआ है? तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी के बीच में क्या चल रहा है? और राहुल गांधी जी पहले तो उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, आज अचानक डिक्लेयर हो गए वो साहब के, वो सीएम फेस हो गए। अभी तक क्या डाउट थी सीएम फेस क्यों इतने दिनों क्यों नहीं किया, और किया सीएम तो लात पड़ने पे क्यों किया? सीएम फेज भी डिक्लेयर हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, घोषणा भी हो गई, आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों की बात भी हो गई। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। बहरहाल उसे जाने दें। देखें, मुझे कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लाह वरू की एक बात ठीक लगी। उनको समझ में, अच्छा चूंकि ये बात भी उनके दिमाग में घुसेड़ी प्रशांत किशोर पहले दिन से ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिछलग्गू कब तक बने रहेंगे, वो क्यों नहीं अपना स्टैंड लेते। फिर इधर दिल्ली वाला कांड हो गया। दिल्ली में इनका थोड़ा सा 3% वोट बढ़ भी गया, 3%, और एक केजरीवाल से छुट्टी भी मिल गई। तो ये हुआ साहब कि हम विन विन सिचुएशन में हैं। या तो हम अपने टर्म्स पे समझौता करेंगे और नहीं तो हम मामले को ऐसे लटकाए रहेंगे और हम तेजस्वी की हार सुनिश्चित करेंगे और इस बहाने हम बिहार में खड़े हो जाएंगे। तेजस्वी 5 दिन से घर से नहीं निकले, यहां तक कि वो अपने क्षेत्र में भी नहीं गए। तेजस्वी ने एक ब्लैकमेल किया कि ठीक है अगर मैं नहीं निकला तो तुमको जो 60 सीटें मिली उनमें तुम एक नहीं जीत पाओगे। क्योंकि यह हकीकत है कि जमीन पर कांग्रेस का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कांग्रेस में नेता है अब कार्यकर्ता बचे नहीं। नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं बचे, तो तुम जीत नहीं पाओगे। अंत में उन्होंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया और सरेंडर भी किया। अब आप ये लोग मजाक बना रहे हैं कि 15 सीट वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 61 सीट वाला सरकार में रहेगा भी कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं।
आप देखें, आप नहीं, एक चीज देखें, आपने और नोटिस नहीं नहीं की। सुने तो सुने, मैं लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। उमर अब्दुल्ला ने सरकार में रखा नहीं आपको, हेमंत सोरेन ने आपको अलग, आप वहां भी डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे, उमर अब्दुल्ला के साथ भी बनना चाह रहे थे। आपको कोई, आपका जितने गठबंधन दल में कोई, ममता बनर्जी ने आपका क्या हाल कर रखा है। तो चूंकि वो सहनी कह रहा था कि 2020 की तरह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायता फैला दूंगा, तो उसको आपको झक मार के डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा, और ये भी कहना पड़ा कि और भी कई होंगे। मुझे एक वो याद आती है, एक फिल्म, वो राजेश खन्ना की फिल्म आई थी साहब, 1980 के दशक में आई थी, आज क्या मिले राम अवतार। तो उसमें कुछ लोग अपने एक अनपढ़ नाव को पकड़ के मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी सरकार बनाने के लिए जितने एमएलए होते हैं सबको डिप्टी सीएम बना देता है। तो एक मुख्यमंत्री 68 डिप्टी सीएम हो गया उसमें। तो वही उन्होंने वादा करके रखा है। लेकिन आप देखें, 1 दर्जन 10 सीटों पे आप फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? फ्रेंडली फाइट क्या होती है भाई? लेकिन आप कर रहे हैं 10 सीटों पे आप, 10 और नहीं, तो और 12। 12 सीट। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनके खिलाफ तेजस्वी ने कैंडिडेट दे रखा है। आप सोचिए, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दे रखा है, और डंके की चोट पे दे रखा है। 15 सीट जो इनको दिया है सहनी को, उसमें 2 4 5 इनके कैंडिडेट है, बाकी उन्होंने अपने कैंडिडेट घुसे रखे। तो सहनी भी फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, एक मोटी सी बात जान लें, एक बड़ी अजीब बात मैंने आज देखी साहब। पहली बार ऐसा हुआ, चलिए लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल और केवल तेजस्वी का फोटो लगा था, जबकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल का क्यों नहीं था, या किसी और का क्यों नहीं था? मेरा दूसरा सवाल है, आप राहुल की बात करते हैं, तेजस्वी को मालूम है कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, और लालू यादव के बेटे होने के कारण अगर मैं यहां बैठा हूं तो लालू यादव का बैगेज भी मेरे साथ है। ये पहली बार ऐसा कि तेजस्वी ने अपने बाप का फोटो ड्रॉप कर दिया। उसने अपने फोटो में इस बार लालू यादव का फोटो नहीं लगाया। आज से जो चुनाव का महागठबंधन का जो किक ऑफ हुआ है, वो बिना लालू यादव के फोटो की पहली बार बिहार में चुनाव हो रहा है पिछले 35 साल में। आप सोच कर देखें। इसीलिए मैं कहता, मैंने अपने एक शो किया था कि एक और शाहजहां, एक और औरंगजेब। लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के तौर पे सिंबल बांटते हैं, तेजस्वी दिल्ली से आते हैं, रात 1 बजे सारे विधायकों को घर से पकड़ के बुलवा लेते हैं, सबने सिंबल वापस दे लेते हैं। अब लालू यादव ठगे से खड़े हैं, वो सोचे थे वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिंबल बांट दिया। इसी तरह पहली बार तेजस्वी ने अपने पोस्टर से अपने पिता, हमेशा लालू और राबड़ी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फोटो हमेशा रहता था, उनको हटा दिया भाई, उन दोनों का फोटो हटा दिया। उन्होंने कहा भाई वो लालू का फोटो रहता है तो लोग कहते हैं चारा चोर है, तो सजा याफ्ता है, तो जंगल राज है, तो फलाना है ढिकाना है। ठीक है। अब वो आज 2 4 बातें मुझे मजेदार भी लगी तेजस्वी की। वो शख्स जो अभी जमानत पे निकला है, वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार पे नो टॉलरेंस। मतलब जैसे वो शख्स जिसने अभी अभी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, वो कहता है अपराध नहीं होने देंगे। मतलब इज दिस अ ब्लडी जोक? आप बताएं किस तरह की बात कर रहे हैं वहां पे बैठ के। लेकिन चलिए, बिहार है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिहार में तो बाहर रहती ही रहती है, उसमें तो कहाँ कोई शक की गुंजाइश ही नहीं उधर वो नीतीश कुमार है, उन्होंने, अभी मैं देख रहा था कि वो महिला उम्मीदवार आई तो उसके गले में माला पहना रहे थे, तो पीछे वो भाजपा के वो खड़े हुए थे प्रभारी, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया उनका, तो नीतीश कुमार ने हाथ झटक के माला पहना दिया। वो एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं साहब। वो तो आपको याद है, वो तो अधिकारियों के सर पे गमला रख देते हैं। तो नीतीश कुमार से कम सभाएं करेंगे, वही बेहतर होगा। एक मैं भाजपा का इसमें एक, जिसे कहना चाहिए, ब्लंडर देखता हूं। मुझे लगता है इस चुनाव के पहले आपको नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए था। इसलिए भी करना चाहिए था कि आपके पास अपना कोई नेता नहीं है। सम्राट चौधरी भी अभी बाहर से आए हैं, उनके ऊपर भी कैसे कैसे आरोप ये बल लगा के बैठे। प्रशांत किशोर, आपके पास कोई नेता नहीं है। मोदी साहब रहे नहीं, सुशील मोदी रहे नहीं, सम्राट चौधरी बाहर ही हैं। तो आपको नीतीश कुमार का, जब बार बार आप कह रहे हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई सीएम फेस डिक्लेयर कर दो।
बाद में अगर तुमको लगेगा कि नहीं हो सकता तो मत बनाना, लेकिन अभी डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि आज भी मैं समझता हूँ बिहार में सबसे एक्सेप्टेबल फेस और वो खास तौर से महिलाओं में नीतीश कुमार। ये तो है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछ रहा था, ये हमारे आजम खान जी क्या कह रहे थे, जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं? आपको क्या लगता है आजम ने ऐसा क्यों कहा? आजम का तो क्या पता, उनकी तो एक बात में 3-4 बातें छुपी हुई होती है ना। देखिए, आजम खान जाने किस चीज के लिए जाते हैं, तो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी तो अभी बनी है। अब तक आजम खान सिर्फ एक बात के लिए जाने जाते थे, जहरीले बयानों के लिए। जब ये जल निगम के अध्यक्ष थे तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा साहब आपने एक जमाने में कहा था कि भारत माता डायन है। बोले मैं आज भी कहता हूं भारत माता डायन है। कहा था का क्या मतलब है? मैं आज भी कहता हूं भारत माता डायन है, मुसलमानों को चुन चुन कर खाती है, ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके कुछ दिन बाद जाके उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया। वो तो मंच पे खड़े होकर अपने नेता मुलायम सिंह यादव को हिंजड़ा कह चुके हैं। वो तो जया प्रदा के अंडरगारमेंट्स का रंग बता चुके हैं। वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मां को गाली दे चुके हैं और डीएम से जूते मंजवाने की बात कर चुके हैं। तो उनका जो यूएसपी है, जिस लिए वो जाने जाते हैं, वो है विवादित बयान। आजम खान निकल कर आते हैं, अब आप देखें, निकल कर आते हैं और कहते हैं मेरी तबीयत बहुत खराब है, और उसके बाद 3 दिन के अंदर कम से कम 50-60 इंटरव्यू देते हैं, और हर इंटरव्यू में खांसते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन 50-60 इंटरव्यू दे डालते हैं वो, और तबीयत भी खराब है। सुने, अखिलेश इस दौरान वो लगातार मोहिबुल्लाह नदवी पर हमले करते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी वो हैं जिनको अखिलेश यादव ने आजम खान की इच्छा के खिलाफ रामपुर से चुनाव लड़ाया, जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मस्जिद है उसके इमाम है, 5 बीबियों के शौहर है, एक बीबी उनको खिलाफ मुकदमेबाजी कर रही है। तो वो कोई वही है जो डिंपल यादव को मस्जिद में ले गए थे। उसके बाद जब मौलानाओं ने डिंपल यादव पे भद्दे कमेंट किए तो उन्होंने बचाया नहीं, डिफेंड नहीं किया, क्योंकि फेथ का मामला था। तो मोहिबुल्लाह नदवी पर लगातार आजम खान निकल के हमलावर थे। उन्हें लग रहा था कि रामपुर में मेरी इच्छा के खिलाफ कोई सांसद हो गया। वो जयाप्रदा का भी उल्लेख करते थे इसमें। मोहिबुल्लाह नदवी शांत है। उसके बाद साहब लखनऊ से हेलीकॉप्टर उड़ता है रामपुर के लिए और रास्ते में बरेली में रुकता है। बरेली में अखिलेश यादव वहां पे मोहिबुल्लाह नदवी को ड्रॉप करते हैं। ये अखिलेश यादव से मोहिबुल्लाह नदवी की लंबे समय में एक पहली मुलाकात थी। अखिलेश यादव से उनके साथ 1 घंटा बिताने के बाद मोहिबुल्लाह नदवी जबरदस्त आजम खान पे फायर हो जाते हैं। सब एकदम क्लियर हो गया कि अखिलेश का उकसावा था वो। और वो कहते हैं कि आजम खान तो सुधार गृह में थे, अभी उनको और सुधार की जरूरत है, यानी उन्हें और जेल जाना चाहिए, आजम खान बुढ़े हो गए वगैरह वगैरह सब कह डालते हैं। माई पॉइंट इज, आजम खान को समझ में आ गया कि साहब मोहिबुल्लाह नदवी से भिड़ने से कुछ होगा नहीं, उनको वो अपने से कमतर आंकते हैं। तो उन्होंने सीधे योगी पर हमला कर दिया, दिए जलाने वाली बात। दूसरा समझिए, दूसरा उन्होंने क्यों किया, बहुत महीन बात है ये। आजम खान को अखिलेश यादव ने तब से नहीं पसंद किया जब उत्तर प्रदेश में विरासत की जंग हुई और आजम खान अखिलेश के खिलाफ शिवपाल यादव के साथ खड़े नजर आए। तब से अखिलेश को आजम खान से दिक्कत है। आजम खान जब जेल चले गए इसीलिए अखिलेश ने कुछ नहीं किया। न्यूज नेशन या एबीपी कोई सी पे एक पैनल डिस्कशन पे मनोज यादव इनके प्रवक्ता थे, और मैंने कह दिया कि आजम खान अखिलेश यादव के पांव का वो कांटा थे जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया। साहब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दो, अनुपम मिश्रा तुम्हारे ऊपर 200 मुकदमे लगाएंगे। वो वीडियो मैंने ट्वीट भी किया। तो ये बात, हाँ, ये इनकी कमजोर नस है। अच्छा, आजम खान को पसंद नहीं करते, आजम उनको पसंद नहीं करते। आजम की दिक्कत है कि कहीं और जा नहीं सकते, उनको कोई और बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो देखिए उन्होंने बड़ा महीन गेम खेला। अखिलेश यादव के मुंह से वो दिए वाली बात निकली। उसके बाद अखिलेश यादव उसको 36 घंटे से झड़ा फुका रहे थे, अलग अलग तरीके से कह रहे थे नहीं गलत तरह समझा जा रहा है, ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, वीडियो आ रहे थे, प्रवक्ता जा रहे थे, आईटी सेल लगा था, फोटो सेशन करा रहे थे। आजम खान ने जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जलाते हैं कह के उस अखिलेश यादव की दिए वाली कंट्रोवर्सी को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने जब से उन्होंने ये बयान दिया है, लोग आजम खान से नहीं अखिलेश यादव से जवाब मांग रहे हैं कि साहब शुरुआत तो आप ही नहीं की थी, शुरुआत तो आप ही नहीं की थी।
तो आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ अभी लेटेस्ट दिया तो अखिलेश जला रहे हैं। उन्होंने फोटो सेशन करा है ना, आप दिखाइए अपना फोटो, तो फोटो सेशन हाथ में दिया, लेकिन फोटो सेशन करा है उन्होंने। तो आजम खान ने उस कंट्रोवर्सी को मर ना जाए इसलिए उन्होंने एक बयान देके एक तरह से उन्होंने दिए में घी डाल दिया। लोग आग में घी डालते, उन्होंने दिए में घी डाल दिया। उन्होंने अखिलेश को फिर से बैकफुट पे कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग है आपको ये मामला जो है ना इस वक्त। मुझे तो इसमें जब बड़ी विचित्र बात ये लग रही है कि साहब चुनाव तो तेजस्वी का ही हो रहा है, और जैसा आपने कहा परेशान जो है वो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव लग रहे हैं। क्योंकि तो वही वाली बात जो आपने कही ना कि अगर 14% पे हार गए, 14% और 17% मिलके 31% होता है। अगर कोई 31% पे हार गए तो 20% और 8% तो 28% ही होता है। दोनों का राजनीतिक जीवन भी दांव पर लगा है। अगर तेजस्वी ये चुनाव हारते तो उनका क्या होगा आप समझ लीजिए, जेल जाना तय है। और अखिलेश यादव 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे निकाय चुनाव हारे, इतना घबराए हुए हैं कि पिछली बार जब ये लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ था तो समाजवादी पार्टी और भाजपा बराबर पे छूटे थे। माना गया था कि समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया 2021 में, लेकिन अब 2026 में जो चुनाव होने जा रहा है लोकल बॉडी इलेक्शन, अखिलेश यादव ने कह दिया हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। उन्हें यह लग रहा है कि अगर मैं 2026 में लोकल बॉडी हार गया तो 2027 के पहले माहौल खराब हो जाएगा। और उन्हें यह भी मालूम है कि 14, 17, 19, 22 लोकल बॉडी सब हारने के बाद अगर मैं 2027 हार गया तो उनका भी राजनीतिक जीवन समाप्त ही समझिए। इसलिए वो बार बार अपने आप को 27 का सत्ताधीश कह रहे हैं। जी, और सुना मोहन यादव को पहुंचा दिया गया है बिहार में। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में भी आए थे। पहले आप समझ लें, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों में किसी मोहन यादव, किसी सोहन यादव से कोई फर्क नहीं पड़े। उन लोगों की अपनी प्रायोरिटीज तय हैं। और देखिए, एक 100% वोट तो किसी भी जाति का किसी भी पार्टी को नहीं मिलता, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन जिसे जो वोट जाना एक तरफा कहते हैं, तो मुस्लिम और यादवों का वोट बिहार में तेजस्वी को, महागठबंधन को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जाता है, जाएगा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने 14% यादवों को 38% टिकट दिया, और 17 या 18% मुसलमान जो क्लेम करते हैं उनको 12% टिकट दिया। लेकिन मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो इस पे है ही नहीं कि उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। उनकी सारी राजनीति भाजपा हटाओ, भाजपा गिराओ, मोदी भगाओ, योगी गिराओ, इससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो उसको आप कैसे भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, कैसे भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। उनके पास आपको वोट देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। वेरी गुड। आजकल आप मनुवादी भी हो गए, मैंने सुना। एक्चुअली किसी ने, वो एक दलित हैंडल है, उसने मुझे लिखा कि तुम नव ब्राह्मण हो। तो मैंने कहा भाई नव ब्राह्मण कुछ नहीं होता, नव बौद्ध होता है। तो उसने कहा इसका मतलब पुराने ब्राह्मण हो, मनुवादी। था हमने कहा 100%। उसके बाद वो गायब हो गए। तो आपने तो जय भीम ज्वेलर्स को व्यावहारिक सलाह दी थी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे दलित हैंडल्स मेरा स्क्रीनशॉट लेके, उन्होंने तो बल्कि हमारी आपकी बातचीत का वीडियो बना के वायरल किया, मैंने देखा। वो क्या चलिए। वो जो हमने आपके शो पे बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे हाईकोर्ट जज बना दो जाते जाते, वो वाली जो तो घटना थी, उसको गलत नहीं बताया गलत क्या? हो, लेकिन उसको वीडियो बना के उन्होंने चला रखा है और मुझे मारने की धमकी दे रखी है। उसमें गलत क्या था? गलत तो कुछ नहीं था भाई, यहाँ गलत और सही की लड़ाई कहाँ है। यहाँ दादागिरी की लड़ाई। बेसिकली यही एक्चुअली। आज किसी एक ये दलित बड़े हैंडल ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब कि या तो आप दादा हैं या आप दबे कुचले हैं, दोनों तो एक साथ तो नहीं हो सकते। नहीं, फिर आप समझे नहीं, एक लाइन में वर्चस्व समझिए। हमारा ही एक लाइन। वर्चस्व था
और नहीं नहीं, हम एक ही लाइन कुचले एक लाइन दबे में कुचले समझिए हैं। वो, एक लाइन में समझिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समाज जो बहुसंख्यक था, जो ताकतवर था, जो शासक था, बादशाह था, राजा था, सेनापति था, उसको एक ऐसे समाज ने जो 2% था, भीख मांगता था, उसने शोषित किया और पानी नहीं पीने दी। अब इसका क्या किया जाए? ये तो मतलब ये कहेंगे कि साहब की इट ब्रह्मांड डिफाइज का लॉजिक। देखिए देखिए देखिए, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती ना जब आप एकदम अतार्किक बातें करने लगे। कुतर्क पे भी बहस हो सकती है, पर जहां तर्क ही ना बचे तो आप क्या बहस करेंगे? आप बताएं भाई, या राजा हो जाओ या शोषित हो जाओ। भाई भगवान ने गीता में यही कहा है ना कि जब साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं तो फिर वेद इत्यादि का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। मैं अपने तो व्यूअर्स को ये इन बता दूं, लोगों को मैं इन लोगों को जयपुर दर्शन छू डायलॉग्स गया के है। जयपुर डायलॉग्स के व्यूअर्स को बता दूं कि संजय दीक्षित साहब के बचपन के दोस्त मुझसे मिलने आए थे और बता रहे थे कि स्कूल डेज में इन्होंने संस्कृत सीखनी शुरू कर दी थी, संस्कृत और उर्दू दोनों। नहीं, उर्दू नहीं, वो गलत बोल रहे। बोल तो रहे थे, मैंने आपको बताया था। उर्दू तो मैं जब कॉलेज में गया हूँ तब सीखी है। आप, हाँ तो कॉलेज की बात कर रहे होंगे, दोस्त आपके हैं। नहीं, दोस्त तो मेरे वो स्कूल के हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम 9वीं 10वीं 11वीं में साथ साथ थे। तो संस्कृत की तो ठीक बात है, संस्कृत तो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उत्तर प्रदेश में, आज भी है यूपी बोर्ड में। तो हमारे यहाँ बोर्ड में उसको अनिवार्य संस्कृत कहते थे, कक्षा 8 तक थी। कक्षा 6 में शुरू होती थी, कक्षा 8 में खत्म हो जाती थी। हाई स्कूल में होती थी ना, हाई स्कूल में तो संस्कृत का पेपर हमारे होता यहाँ था। नहीं होती थी, हमारे यहाँ वो अंग्रेजी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में नहीं होती थी। अरे वो आईसीएसई आपका तो अंग्रेजों का बोर्ड था ना, तो आप तो अंग्रेजों की प्रोडक्ट है ना, क्या किया जा सकता है। हम तो शुद्ध देसी प्रोडक्ट है यूपी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। मैं अक्सर इस बात देसी को कहता हूँ कि हाई स्कूल देशी बोर्ड को अगर विदेशी। देखा जाए तो शायद वो देश का सबसे शानदार बोर्ड है, इवन बेटर देन सीबीएसई। आज की तो मैं कह नहीं सकता, उस समय तो निश्चित रूप से वो तो पूरे भारत का बहुत नंबर 1 था। शानदार बोर्ड, बहुत शानदार बोर्ड। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे और आप जाके देखते थे कि वहां 90, 92, 95, 97% लोग हाई स्कूल बोर्ड से आते थे, इंटर बोर्ड से आते थे। मैथ्स और साइंस में तो बहुत ही अच्छा बोर्ड था। ये तो मुलायम सिंह ने अब बाद में खराब किया था बहुत बुरी तरह से उसको, पूरे बोर्ड को, लेकिन उन्होंने स्वकेंद्र प्रणाली चलाया था। स्वकेंद्र प्रणाली उन्होंने चला के उसको, एक्चुअली वो उनमें और ये राजनाथ सिंह नकल कानून लेकर आए, तो उसके विरोध में वो स्वकेंद्र प्रणाली लिया। अब देखिए, ये भी एक बात बड़ी कमाल की है, तेजस्वी यादव बिहार में जो वादे कर रहे हैं वो अखिलेश यादव को बड़े आइडिया दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने हर घर में एक आदमी को नौकरी देना, सारे संविदा वालों को स्थायी करना, जीविका दीदीओं को सबको स्थायी करना, सबको सरकार। ये पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी सरकार में हर आदमी सरकारी नौकर होगा, पहले मोटा मोटा ये जानिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने वादे किए हैं, लोगों ने हर उसका आदमी नहीं, बजट बनाया। परिवार में से एक होगा हर आदमी। हर परिवार, अरे तो भैया वो तो जीविका दीदी भी हो जाएंगी, तो जो संविदा में है वो भी हो जाएंगे, परिवार में से भी हो जाएंगे। 22 लाख पहले से। अच्छा, ये देखिए कि 3.25 लाख करोड़ का 22 लाख बजट, से बढ़ के 3 करोड़ हो जाएंगे। अब 3.25 लाख करोड़ का जो बिहार का बजट है, उसको 15 लाख करोड़ पे पहुंचा चुके हैं वो। अपने अपने दावों से, अपने वादों से। अब आप देखिएगा द फ्लरी ऑफ प्रोमिसेस जो कि अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होगी। अखिलेश यादव एक्चुअली मैं वहां से, बताऊं आपको, ये इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए उत्तरदायी है। बताऊं क्यों? हाँ बिल्कुल श्योर। इलेक्शन कमीशन ने अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा, उसमें ये लिखा, बाकायदा लिखा, उसमें ये लिखा कि हर एक पार्टी को ये बताना होगा कि जो भी वो प्रॉमिसेस कर रही है उसका बजट कहाँ से आएगा।
इन अदर वर्ड्स उसको एक मॉडल बजट बना के देना पड़ेगा। उसको इन्फोर्स ही नहीं कर रहे। बाकी हर चीज़ इन्फोर्स करते हैं, उसको इन्फोर्स नहीं करते। क्यों नहीं करते भई? देखिए, मुझे लगता है कि जो इतना हंगामा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं बैकफुट पे। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने एलजेपी का, एनडीए उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल किया, और कैंसिल किया तो उन्होंने निर्दलीय भी उनका पर्चा कैंसिल हो गया। लेकिन आप जब राष्ट्रीय जनता दल के एक पर्सन का पर्चा कैंसिल हुआ महिला का, तो वो रोने लगी और इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम आ गया। तो इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। वो उसको वोटर लिस्ट का रिवीजन करने के लिए कितनी सफाई, कितनी गवाही, कितनी कस्में खानी पड़ रही हैं। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे तो डाल ही रखा है। इन्होंने, देखिए, जो विपक्ष है हमारे यहाँ, उसने बहुत सक्सेसफुली पिछले 11 सालों में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे CAA हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, सबको इन्होंने हल्ला मचा के बैकफुट पे तो डाला है। संजय सर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी को केवल पूछताछ के लिए बुला लेते हैं और कांग्रेसी एकदम पूरा CBI ऑफिस घेर लेते। हालांकि वो भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के, खास तौर से दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा ब्लंडर था। इन्होंने कांग्रेसियों को रोका। हकीकत तो होना तो ये चाहिए कि इनको छोड़ देना चाहिए कि जाके तुम ED ऑफिस, CBI ऑफिस को एकदम रैंसैक कर डालो, लेट द पीपल सी कि तुम क्या कर रहे हो। इसका इलेक्शन, मैं तो उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा कि क्या करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इस बुरी तरह से लागू किया जाता है, उसमें सीधे-सीधे आप ये देखिए, नंबर 8 है इसका पॉइंट। नंबर 8 चैप्टर है इसका, नंबर 8 गाइडलाइंस ऑन इलेक्शन मैनिफेस्टोस। इस गाइडलाइन ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो का पॉइंट नंबर 3 है जिस चैप्टर का, और पॉइंट नंबर 3 का सब पॉइंट है 3। वो कहता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेवल प्लेइंग फील्ड एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस, it is expected that manifestos also reflect the rationale for the promises and broadly indicate the ways and means to meet the financial requirements for it. Trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled. अपेक्षा Why is की this not जाती है, enforced? अपेक्षा जरा सी की बात, जाती, अरे छोटा मोटा भी होता है तो गिरफ्तार कर लेते हैं, इस पे अपेक्षा क्यों की नहीं जाती, इट करते? इज एक्सपेक्टेड। और एक बात, यहां तो राष्ट्रीय जनता दल के फॉलोअर ये भी कह रहे हैं अरे ना, उनसे सर, कहा जा रहा है, भाई मैं पैसा जो कहां से है, आएगा। लोग कह रहे हैं इतना पैसा कहां से आएगा। राष्ट्रीय जनता दल सुनिए के मेरी फॉलोअर बात, आके एक 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 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल के फॉलोअर एक सोशल मिनट। मीडिया पे कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया के पास बहुत पैसा है, वो अपने अरे घर से मेरी दे देंगे बात इतना सुन लीजिए पैसा। ना, मेरे अनुभव से थोड़ा सा तो जानकारी ले लीजिए। जब मैं लास्ट टाइम ऑब्जर्वर बना, मैं 2014 में अंतिम बार ऑब्जर्वर बना। 2014 में मैं इस हर प्रदेश में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट कमेटी बनाई गई, मैं उसका सदस्य बनाया गया। ठीक है साहब, और उसमें जो है, मैं आपको बता सकता हूं कि उस कमेटी से अधिक आर्बिट्रेरी कोई कमेटी नहीं होती उस समय पे। जो मर्जी हो वो कर लो आप। और बेचारी जो पार्टी होती है और जो कैंडिडेट होता है, वो इतने प्रेशर में होता है कि कहीं छोटी मोटी भी कोई गलती ना हो जाए, आप जो कहते हो सर के बल जाके काम करता है वो। आप यदि आज प्रारूप जारी कर दें इसी पॉइंट के अंतर्गत, उसमें इन्होंने ये भी हवाला दिया है कि हमको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कराइए। और रेसिड्यूरी पावर्स उनके पास। लेकिन आपने किस ईयर का हवाला दिया, किस साल तो की बात आपने की? 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 2014 में कमेटी तो विपक्ष, आज भी है ना। 2014 में विपक्ष में कौन था? भाजपा। आज विपक्ष में, यही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने हल्ला मचा के इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे कर दिया। ना 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 ना, ये इलेक्शन कमीशन कोई बैकफुट के आने की चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन सब अपने काम अपने आप जब चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। मैंने बालाकृष्णन से पूछा था एक बार, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर था, मेरे से एक बैच सीनियर था, और उसको मैंने पूछा और उसने कहा कि भैया ये बताओ
कि तुम ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको जो है एक इसमें एक एक्ट में क्यों नहीं डाल देते हो? तो वो कहता है, जानते हो क्या कहते हैं उसको? भेद की बात। क्या बात करते हो? हम इसी के सहारे पूरा डंडा चलाते हैं, एक्ट बना देंगे तो सब जुडिशरी के पास चला जाएगा। साहब आई हैव बीन एन इनसाइडर फॉर लॉन्ग, मैं आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे हमारे और आपके जैसे प्रबुद्ध लोगों को इस पर चिंता करनी चाहिए और अपनी चिंता को साझा करना चाहिए। लोगों का हमें बनाना चाहिए, हमें पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहिए कि भैया ये मैनिफेस्टो जो है इस पे लिखा हुआ है आपके गाइडलाइंस ऑन मैनिफेस्टो, इन गाइडलाइंस ऑफ मैनिफेस्टो को लागू करो। लागू क्यों नहीं कर रहे तुम? जब आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस ऑन मैनिफेस्टो चैप्टर 8 जारी कर रखा है, तो वो चैप्टर 8 को लागू क्यों नहीं कर रहे? बाकी हर चीज को लागू कर रहे हो, जो नहीं है उसको भी लागू कर रहे हो। तो करिए ना आप ऐसा इलेक्शन क्या? कमीशन से बात। ये तो अब जितने अधिकारी सभी आपके जूनियर हुए, करिए बात, टेल देम। अब ये बात करने से नहीं होता है, ये पब्लिक ओपिनियन आप खुद ही कह रहे हैं वो बैकफुट पे है, तो आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को तो आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इसी बहाने इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, तो आप बताइए जब एसआईआर नहीं, लागू चले, होने दिस इज वाला नाइस, है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। लेट अस रन अ नैरेटिव। इस पे हम लोग आवाज उठाते हैं, अपने अपने शोज पे बात करते हैं और इसको ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे ले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए ये। अच्छा साहब, एसआईआर होने वाला है सुना बंगाल में, और एक खबर ये आई है कि बाकी सब जगह तो 20 से 25% ही एन्यूमरेशन फॉर्म बटेंगे, लेकिन बंगाल में 50% बटेंगे, क्योंकि उनका जो वो बेस लाइन है 2002-2003 वाला, उसमें उसके बाद से बंगाल में 50% बढ़े हैं नए वोटर हैं, बाकी जगह 20 से 25%। मतलब पहले से डरा रहे हैं। नहीं, ये तो हाँ। प्री एसआईआर में पता चल गया ना, ये प्री एसआईआर किया उन्होंने। मुझसे बहुत ढेर सारे लोग सवाल और करते हैं ममता कि, जी कह रही है कि दंगा हो जाएगा। हाँ, मुझसे बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं सवाल कि साहब बंगाल में एसआईआर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं कि साहब मजबूरी देखिए, जब आप पूरे देश में एसआईआर कर रहे हो तो ये संभव नहीं कि तुम बंगाल में ना कर पाओ। ये तो झक मार के चाहो या ना चाहो तो करना ही करना है। अब ममता बनर्जी को सिर्फ ये तय करना है कि एसआईआर उनके रहते होगा कि राष्ट्रपति शासन में होगा। ये मैंने आपके शो पे पहले भी कहा। अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि दंगा हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ वो तो खुद ही अपने मुंह से अगर कह रहा है तो क्या कहा जाए साहब। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी की वो सरकार है जिसने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करके बैठा लिया था, जिसने ईडी के अधिकारियों पे पत्थरबाजी करवा दी थी, जिसने बीएसएफ और आर्मी वालों से भी मोर्चा लिया, जिसने कभी प्रधानमंत्री का बंगाल में स्वागत नहीं किया। तो ममता बनर्जी ने तो फेडरल स्ट्रक्चर की ऐसी तैसी कर रखी है। अब ये भी कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उस जिद का भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा, जिसके तहत वो मान के चलते हैं कि साहब राष्ट्रपति शासन जैसा कोई वही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो साहब मैं कम से कम 5.5 साल से तो बता ही रहा हूँ, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। प्रश्न ये है कि इच्छा शक्ति है या नहीं है। भाई इच्छा शक्ति अगर अभी तक नहीं है तो चुनाव की पूर्व संध्या पर सरकार बर्खास्त करने की इच्छा शक्ति होगी। आई डाउट, आई रियली डाउट। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी हो सकता है मजबूर कर दे अपने कन्फ्रंटेशन से, हो सकता है वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि सरकार के पास राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई तरीका ही ना बचे। मतलब यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो जाए कि अब साहब बीच में क्या बोले इसमें। एक बात और याद रखिएगा कि ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके अपने कंट्रोल में भी नहीं है।
एक बार अगर हंगामा शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनके अपने कंट्रोल में भी नहीं। मियाँ भाई किसी के कंट्रोल में नहीं है। नहीं, योगी यही तो कंट्रोल में है। ये है? योगी कंट्रोल में है। योगी कंट्रोल में। आपको एक बात मालूम है, जिस आदमी को 35 साल में कोई जेल नहीं भेज पाया, उसकी जमानत की एप्लीकेशन आज तक किसी ने नहीं डाली। तौकीर रजा, ये क्या उनकी भेद है? जमानत की याचिका नहीं पड़ी अभी तक। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, हर वकील कह रहा है कि यार हम जमानत की याचिका डाल के हम निशाने पे नहीं आएंगे। नहीं तो भाई, अगर बरेलवियों के पास अपना कोई नहीं है तो देवबंदियों से सहायता मांग ले। ऐसे मामले में तो उम्मत एक हो जाती है, तो उम्मत मुस्लिमीन। क्या वो मुत्तकी साहब जो आए थे वो इनका मुकदमा लड़ते? नहीं था, जमाते इस्लामी वालों के पास बहुत सारे मुकदमेबाज बैठे हुए हैं। बहरहाल वॉट एवर बी द रीजन, शायद बरेलवी इसमें अकेले पड़ गए हैं। और बरेलवियों ने जो ये आंदोलन चलाया था आई लव मोहम्मद वाला, इसको देवबंदियों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का जो स्वागत देवबंद में हुआ, वो बेसिकली देवबंदियों का बरेलवियों को जवाब था कि देख लो, तुम लोग तो छोटे मोटे शहर में छोटा मोटा दंगा करा सकते हो, हम तो साहब अमेरिका रूस को हमारे चेले हरा देते हैं, अफगानिस्तान भी कब्जा कर लेते हैं। पॉइंट तो है। ये ये पूरा पॉइंट तो आई देखिए, लव मोहम्मद जितना देवबंदियों है ये ने सब बरेलियों को फैलाया हुआ था, इसमें देवबंदी नहीं थे। देवबंदियों ने जब तामीर हुआ था तब भी ये दिखा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद जो थी वो बरेलवियों की जो ताकत थी उसके ऊपर रखी गई थी। ध्यान ही है आपको, उनकी जो कौमियत, जुदागाना कौमियत जो हुआ करती थी, सेपरेट नेशनलिज्म, तो जुदागाना कौमियत के हामी थे ये सारे के सारे। और इनके जो सबसे बड़े आइडियोलॉग थे वो कौन थे? वो नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो हमारे आला हजरत साहब थे ना, वो शेख अहमद रजा बरेलवी, तो उनकी औलादें थी हामिद और मुस्तफ़ा। तो हामिद और मुस्तफ़ा उनके बराबर काबिल नहीं थी। तो उस समय जो मुफ्ती थे इनके जो सबसे बड़े, वो थे नईमुद्दीन मुरादाबादी। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी के तत्वावधान में जिन्ना की सपोर्ट इन लोगों ने पूरी इस तरह से की, और जो उनको मैंडेट मिली 1945 सेंट्रल इलेक्शन में और 1946 प्रोविंशियल इलेक्शन में, वही उनकी स्ट्रेंथ बनी पाकिस्तान बनने की। वो पूरा ऑर्केस्ट्रेशन बरेलवियों ने किया। और बरेलवियों का उसमें ये था कि साहब कि इसके बदले में पाकिस्तान में हम बनाएंगे शूरा इस्लाम। शूरा बनती है ना, शूरा, जैसी वो है आपके अब ईरान में, ईरान में है, अफगानिस्तान में भी थी पहले। अफगानिस्तान में। तो साहब ये शूरा बनेगी। वो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने एक 11 पॉइंट का या 13 पॉइंट का एक चार्टर भी बनाया। बनारस में उसका वो हुआ था अधिवेशन, और वो चार्टर बना के रखा गया। उसमें ये था कि साहब की ये जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो सब वो शूरा अपॉइंट करेगी, ये इस तरह से सब, वो पूरा ईरान टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जब बना तो नईमुद्दीन मुरादाबादी और हमारे हामिद रजा बरेलवी, मुस्तफ़ा रजा बरेलवी, सब पाकिस्तान रवाना हो गए। वहां उनको भाव ही नहीं मिला। भाव किसको मिला? देवबंद का एक हिस्सा जो था, वो कौन से मौलाना थे एक जो उधर चले गए थे इनको छोड़ अरे के, हमारे अहमद, एक मिनट बता रहा हूँ, वो हुसैन अहमद मदनी को छोड़ के, तो वो जो थे वहां बैठे हुए थे। इधर से हमारे अबुल अला मौदूदी पहुंच गए। तो मौदूदी साहब को तो बिल्कुल हाथों हाथ लिया गया। तो इन लोगों को बड़ी कोफ्त हुई, कुछ दिनों तक इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद वापस भाग गए। लेकिन आज जो आपको पाकिस्तान नजर आता है वो मौलाना मदूदी का ही बनाया नजर आता है। वो जियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन तो जो, उन्होंने ही बनाया ना। हाँ शबीर अहमद, जियाउल हक ने, वो जियाउल हक भाग गए ने थे पाकिस्तान के। जो हुदूद ऑर्डिनेंस जियाउल हक ने लाया था वो तो पूरा उनका ड्राफ्ट था। शबीर अहमद उस्मानी
इनसे टूट के देवबंदियों से, वो देवबंद के वाले उधर चले गए थे, शबीर अहमद उस्मानी और अबुल हुदा मौदूदी, इनकी चली और बरेलवियों को रुखसत कर दिया गया। यही तो टीएलपी को आज भी यही मलाल है कि साहब संख्या में तो हम ज्यादा है और भाव इनको मिलता है। अब वो जो है आपका क्या नाम है उसका, हाफिज सईद तो अहले हदीस है, और अहले हदीस का नंबर जो है 1-1.5% भी नहीं है, और उसको देखो आप कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि उसका जो फिरका है वो सऊदियों द्वारा पोषित है। देखिए आप। हाँ, लेकिन अहले हदीस भारत में भी बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट जाकिर मैंने नाइक था ना देखा हमारा, कि उसको भगा दिया मैंने आपने। देखा कि बाकी सारे फिरके इनको नापसंद करते हैं। जाकिर नाइक को भगा दिया आपने। जाकिर नाइक की भी इधर बीच में बात हो रही थी, कुछ उसको भी लाने एक्सट्रेडिशन का की एक बात हो रही थी, एक्सट्रेडिशन की बात हुई थी, उसकी क्या हुआ पता नहीं। सो चलिए साहब, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।